हेलो बच्चों, बेसिकली हम आ चुके हैं फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर में, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या सीखा था? फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। देख, इस चैप्टर में हम जो समझेंगे, हम तीन नाम ही है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, मतलब तीन टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। वर्क के बारे में, पावर के बारे में और एनर्जी के बारे में। वर्क में हम सीखेंगे कि कोई फोर्स कब वर्क परफॉर्म करता है, कितना वर्क परफॉर्म करता है, कैसे उस वर्क को मेजर करते हैं, किन सिचुएशंस में हम कहते हैं कि फोर्स ने वर्क किया या नहीं किया। फिर कोई वर्क परफॉर्मिंग बॉडी का हम पावर कैलकुलेट करेंगे, ओके। और या किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के पावर के बारे में बात की जाएगी, या इंजन वगैरह का पावर कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे फाइंड, और उसके बाद हम एनर्जी वाले पार्ट में पहुंचेंगे। और एनर्जी में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि एनर्जी होता क्या है। बेसिकली हम ढेर सारे एनर्जी के टाइप्स होते हैं, ढेर सारे फॉर्म होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बस बात की जाएगी। और मैकेनिकल एनर्जी मतलब बेसिकली दो टाइप की एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इनके बारे में कल डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, और वहीं पे हम उसका मैथमेटिकल वेरिफिकेशन और मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश करेंगे किसी बॉडी का, पोटेंशियल एनर्जी का और मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी का। इसके साथ साथ हम वर्क और एनर्जी में रिलेशन भी समझेंगे, जो कि हम जिस थ्योरम समझेंगे उसका नाम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में समझनी है, ओके। अच्छा, टॉपिक आज का जो हमारा है, वो चैप्टर का जो पहला पार्ट है, दैट इज वर्क, वो हम आज समझने वाले हैं। तो देखो, होता क्या है ना, कि वर्क को समझने से पहले हमें दो तीन चीजें समझ लेनी बहुत जरूरी है। जैसे कि देख, सारी कहानियां हम समझेंगे वर्क के बारे में और पावर के बारे में और एनर्जी के बारे में, लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन पहले क्लियर करते हैं। जैसे देखो, पिछले चैप्टर में तुमने टॉर्क के बारे में पढ़ा। टॉर्क की ऐसा यूनिट तुमने क्या देखा? न्यूटन मीटर। अच्छा, वर्क के बारे में तुम जानते हो पहले से, न्यूटन मीटर होता है, इसका भी ऐसा यूनिट। बहुत सही बात। तो एक चीज और भी तुम जानते हो कि ये कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। और ये कैसी क्वांटिटी? स्केलर है। ये वेक्टर है, ये स्केलर है, मतलब इसके पास डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी इस केस में, और इस केस में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये भी न्यूटन मीटर, मतलब कि ये भी प्रोडक्ट होगा किसका? फोर्स और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट का। मतलब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर, दो वेक्टर का हमने यहां पे प्रोडक्ट ले लिया था, और हमें रिजल्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा था टॉर्क, जो कि कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर। अच्छा, यहां पे भी न्यूटन है और मीटर है, मतलब ये भी हमारा फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये भी हमारा वेक्टर और ये भी वेक्टर। यहां पे जब मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट मिला वर्क, और वो क्या था? स्केलर। तो ये क्या हो गया? दो वेक्टर को हमने यहां पे जब मल्टीप्लाई किया था तो हमें वेक्टर रिजल्ट मिला, यहां पे मल्टीप्लाई किया स्केलर रिजल्ट मिला। ये कैसे हो गया? और वही दोनों सेम वेक्टर थे। अच्छा, एक और चीज हम जानते हैं कि इसकी ऐसा यूनिट को एक और नाम दिया गया, क्या? जूल। क्या दिया गया? जूल। अब ये जो जूल है, ये इक्विवेलेंट है किसके? न्यूटन मीटर के। और न्यूटन मीटर हमारी यूनिट होती है किसकी? टॉर्क की। तो क्या हम कह सकते हैं कि जूल जो है वो टॉर्क की भी यूनिट होगी? देख के तो अभी लग रहा होगा कि कहा जा सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते, ओके। अब आईसीएससी का बड़ा फेमस टाइप क्वेश्चन है, सीधा तुमसे पूछ लेता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम ये नहीं कह सकते न्यूटन, ये जूल ऐसा यूनिट नहीं बन सकता टॉर्क का, ठीक है। तो ये सारे आंसर हमें मिलेंगे किस टॉपिक के अंदर? हम 11th में जब जाएंगे तो वहां पे एक वेक्टर चैप्टर पढ़ने को हमें मिलेगा, पूरा चैप्टर होगा। उस चैप्टर में जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा, कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर एडिशन करना हो, या दो से ज्यादा क्वांटिटीज होंगी वेक्टर, उनका एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, या दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना हो, तो ये सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा 11th में। लेकिन ये जो कंफ्यूजन है उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा एक टॉपिक लेंगे, छोटा सा, उसी वेक्टर चैप्टर से, जो कि क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। बड़ा सिंपल सा, और ज्यादा हम डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। जो काम की चीजें हैं, जो यहां पे हमें जरूरत पड़ने वाली है, बस उतना पार्ट हम समझेंगे। देख, तो हमारा टॉपिक क्या आ गया? वेक्टर प्रोडक्ट। हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं। देख, जैसे मैंने सीधा सा मान लिया कि ये क्या है? ए एक वेक्टर है, और बी क्या है? ये एक दूसरा वेक्टर है, और ए और बी के बीच का जो एंगल मैंने लिया उसको मैंने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। ये हमारा एजम्पशन है। जैसे कि मैंने कहा कि एक वेक्टर इधर की तरफ है, एक वेक्टर इधर की तरफ है, और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा। ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब इनको क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, होता क्या है ना, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हमें पता है, दो तरीके बताए जाएंगे वहां पे। एक क्या बताया जाएगा आपको? डॉट
प्रोडक्ट और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए जो डॉट प्रोडक्ट है ना, इसका एक और नाम होता है क्या, स्केलर प्रोडक्ट, और ये क्रॉस वाले का नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? ओके देख, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि ए और बी के बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट को अप्लाई कर दें तो इसको हम रिप्रेजेंट ही करेंगे डॉट से। देखो हम ज्यादा नहीं समझाएंगे, क्या क्या याद रखना है बस वो बताते जा रहे हैं, समझते जाना। हम डॉट लगा देंगे दो वेक्टर के बीच में, इसका मतलब कैसा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मैंने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या कि ये जो रिजल्ट है वो क्या है, स्केलर। क्या है, स्केलर। मतलब कि डॉट प्रोडक्ट, जब हम दो वेक्टर्स पे डॉट को ऑपरेट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दोनों वेक्टर का निकालेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, स्केलर, और इसीलिए इसको क्या बोला गया, स्केलर प्रोडक्ट भी बोला गया। अच्छा जी, सेम तरीके से हम वेक्टर के केस में आएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट के केस में, तो नाम इसका क्रॉस, मतलब दोनों के बीच में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनके मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा यहां पे जो रिजल्ट आएगा मैंने ऐसे लिख दिया। हम जानते हैं कि वेक्टर के ऊपर अब ऐसे अगर वन हेडेड एरो लगा देते हैं, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर को। तो ये सी जो रिजल्ट आया इन दोनों के प्रोडक्ट का, वो क्या आया, वेक्टर आया। क्या आया, वेक्टर। मतलब कि क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, क्रॉस प्रोडक्ट, ये तरीका याद रखो। रिजल्ट क्या आया, वेक्टर, इसलिए बोला वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट से रिप्रेजेंट किया, डॉट प्रोडक्ट। रिजल्ट क्या आया, स्केलर, तो स्केलर प्रोडक्ट बोला। ओके अच्छा जी, इसका रिजल्ट आएगा स्केलर और इसका रिजल्ट आएगा वेक्टर। अब देखो ये जब हम डॉट लेंगे, ए डॉट बी लेंगे, तो एक और चीज यहीं पे समझ लो, जैसे कोई वेक्टर है ए, तो इसके पास हम जानते हैं दो चीजें होंगी, क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और एक चीज होगा क्या, डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड होगा हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड ए से, ठीक, तो अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा तो जब डॉट प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो ये बेसिकली जो पहला वाला वेक्टर है उसके, ऐसे मैंने लिखा, मतलब पहले वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू डॉट लिया, तो यहां पे याद रखोगे क्या, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, डॉट प्रोडक्ट का। और ये जो आया बेसिकली ये क्या किसके इक्वल है, सी जो यहां पे लिया गया उसके। तो ये डॉट की स्टोरी, डॉट में ये चीजें की जाएंगी। सेम तरीके से जब बात किया जाएगा किसका, वेक्टर का, तो वेक्टर के केस में क्या होगा, ए क्रॉस बी ले लिया, तो यहां पे ए का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, और फिर क्या ले लेंगे, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके अच्छा, ये तो है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसके साथ साथ यहां पे हम एम कैप भी ले लेते हैं। अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बेसिकली हमारा एक होता है यूनिट वेक्टर। क्या होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब वन। इस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भैया, वन। मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन, और डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन सी वेक्टर के डायरेक्शन पे होगा। सी वेक्टर मतलब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट आ रहा था, जो इनके प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा था, वो वेक्टर तो आएगा, और वेक्टर है तो उसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, तो ये एन कैप वही है। अब ये एन कैप क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ हमें नहीं समझना है अभी 10th में। 11th में ये सब कुछ समझाया जाएगा, अभी उसके लिए नहीं परेशान ना, बस हम समझ ले रहे हैं कि क्या होता है वेक्टर का एक्चुअल प्रोडक्ट। जब दो गिवन किसी भी दो वेक्टर को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे, डॉट प्रोडक्ट से या क्रॉस प्रोडक्ट से। डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे डॉट प्रोडक्ट, रिजल्ट आएगा स्केलर, इसलिए बोला स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्ट आएगा वेक्टर। ओके अच्छा, ये अगर हमें फाइंड करना हो वैल्यू डॉट के केस में, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सेकंड का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, और एक और चीज यहां पे इंक्लूड हो जाएगा क्या, यूनिट वेक्टर। ये बात हो गई किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी वो हम समझेंगे जब हम वर्क पे जाएंगे, और तब जाके जो यहां पे हमने आपसे पूछा था कि ये चीज नहीं होगा जो बताया था, उसका रीजन हम वहीं पे समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले टॉपिक वर्क पे आते हैं। ठीक, ओके
स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लिया करो, और जब भी बेटा वीडियो देखने बैठा करो तो हाँ याद होगा, मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ क्या करने का, कॉपी और पेन लेके बैठना, नहीं तो वीडियो पॉज करो, दौड़ के जाओ कॉपी पेन लेके आओ, नहीं तो वीडियो बंद कर दो, देखने का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। ठीक, अब देख हम बात करेंगे, चलो तो आते हैं हम टॉपिक पे, दैट इज वर्क। अब हम समझ लिए हैं कि दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब हमें समझ में आया कि वर्क होता क्या है। देख, वर्क को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि एक ऐसे मैंने ले लिया एक खिलौना गाड़ी, ठीक है, मान लो कि ये कोई ऐसे खिलौना गाड़ी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये इसके व्हील्स हो गए, ओके, ये किसी सरफेस पे रखा है, ठीक है। अब क्या किया गया कि इसको ऐसे स्ट्रिंग से, किसी स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया गया, ठीक। इसको बांध के इधर की तरफ कोई बॉडी है, मान लो कि यहाँ पे कोई बॉडी खड़ी है, ये क्या कर रही है, इसको ऐसे पुल कर रहा है, ठीक है। इसको, ये जो तुम्हारा खिलौना गाड़ी है, इसको क्या किया कि एक स्ट्रिंग से बांध दिया गया। जैसे कि घर में क्या करते हो तुम, बचपन में किए भी होगे कि कोई खिलौना गाड़ी या कार वगैरह, उसमें अपनी स्ट्रिंग बांध दी, स्ट्रिंग बांध के ऐसे पुल करते हो। पुल किया जा रहा है मतलब कि इस पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, फोर्स जो इस पे एक्सर्ट किया गया वो इधर की तरफ एक्सर्ट किया। अब जब ऐसा हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उस टाइम पे तुमने नोटिस किया होगा कि जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो मूवमेंट इस डायरेक्शन में होता है, बॉडी हॉरिजेंटली मूव करने लगती है। फोर्स लगा है इधर की तरफ और बॉडी मूव कर रही है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। मतलब कि अगर इसको ध्यान से हम देखें तो हो क्या रहा है, यहाँ पे फोर्स हमने लगाया F अमाउंट का इधर की तरफ, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आया हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इधर की तरफ बॉडी डिस्प्लेस हुई। मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा। मतलब डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, दोनों ही डायरेक्शन के बीच में हमने क्या ले लिया, एंगल थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन दीज टू डायरेक्शन, मतलब कि ये वाला एंगल जो है वो हमारा क्या है, थीटा। अब बॉडी मूव किया है इधर की तरफ, इसका ऑब्वियस सा मतलब क्या है, ये जो फोर्स एक्सर्ट किया गया, इस फोर्स का कुछ पार्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तभी तो मोशन आया, ओके। तो मैंने अज्यूम क्या कर लिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है हमारा FH मैंने अज्यूम कर लिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। अब यहां से अगर एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, कुछ एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। मैंने इसको बोल दिया कि ये A है, ये B है, ये C है। हमने ये 3 पॉइंट से जूम कर लिया। ये ट्रायंगल ABC को अगर ध्यान से देखा जाए तो F जो है वो बेसिकली हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बेस, ओके। इस F अमाउंट का कुछ पार्ट हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा। अब हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले कंपोनेंट को फाइंड कर ले। हमारे लिए हमें पता क्या है, हमें पता है ये फोर्स हमारे लिए नोन है, ये दोनों के बीच का एंगल नोन है, लेकिन हमें निकालना FH है। 9th में मैथ्स में तुम लोगों ने सीखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगर उसके एप्लीकेशन कर दे तो यहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे, कॉस थीटा अगर हम लिखे तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब कि बेस इज AB, मतलब हम बेस के लिए क्या लिख सकते हैं FH, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा F। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स आएगा वो F cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला क्या है, फोर्स, ओके। अब जो वर्क होता है ना, अगर हम वर्क की बात करें कि वर्क क्या होता है, तो वर्क के लिए सीधा सा आपको क्या याद रखना है कि जो वर्क होता है ये होता क्या है, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। किस चीज का प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स। कौन सा वाला कंपोनेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। किस चीज का प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा फोर्स के डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का। मतलब डायरेक्टली वी कैन राइट हियर W इज इक्वल टू FH इंटू क्या,
डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे मान लो मैंने कहा कि टी टाइम के बाद जो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया वो एस आ गया, तो एफ एच इंटू एस, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एच की जगह पे एफ कॉस थीटा और क्या हो जाएगा एस, मतलब कि जो हमारा वर्क आया वो क्या आ गया एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था ये जो फोर्स है ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और यहां पे आ रहा है कॉस, तो ये किस टाइप का प्रोडक्ट हो जाएगा, अगर हम इसके वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा वर्क का फॉर्मूला। ओके, ये हमारा वर्क का फॉर्मूला मिल गया हमें। क्या मिल गया, वर्क is basically product of component of force in the direction of displacement and displacement। ये हमारा हो गया वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से हम वर्क को कैसे अगर डिफाइन करना चाहे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने लिखा है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो चूंकि इस डेफिनेशन को आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, बस समझने के लिए याद रखोगे। क्या हो जाएगा, वर्क इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है मतलब कि वर्क कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, तो यहां पे जल्दी से याद रख लोगे, W कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी है मतलब कि किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ये हमारा वर्क हो जाता है। अच्छा, अब इसमें वर्क के बारे में हमें दो तीन चीजें और हमें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, जल्दी से देख लेते हैं। चलो, ये तो हमें वर्क का फॉर्मूला मिल गया और हमें ये पता चल गया कि वर्क है एक स्केलर क्वांटिटी। अगर हम यहीं पे बात कर लें इसके एसआई यूनिट की, किसकी बात कर लें, एसआई यूनिट, तो वर्क का जो एसआई यूनिट होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल, रिप्रेजेंट करते हैं जे से, तो जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो सीधे हम क्या लिख देंगे, न्यूटन मीटर, मतलब कि जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ये इसकी असाइनमेंट हो गई जूल। अब तुमसे जो पूछेगा वो सीधा सा क्या पूछ देगा कि 1 जूल को डिफाइन करो। 1 जूल को डिफाइन करने की बात की जाएगी, तो मैंने पहले ही बता रखा है, सिखाया भी था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अगर 1 यूनिट को डिफाइन करना होगा, चाहे वो एसआई में हो या सीजीएस में, किसी भी यूनिट सिस्टम में डिफाइन करने की बात करें, तो सबसे पहले क्या करोगे, उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी एक फॉर्मूला जो तुम्हें याद हो वो लिख दोगे। जैसे कि हमें डिफाइन करना था 1 जूल को, तो 1 जूल को हमें डिफाइन करना था, जूल वर्क यूनिट, तो हमने वर्क का फॉर्मूला लिख दिया। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये देखा था। अच्छा, अब 1 जूल को डिफाइन करना है, मतलब कि हम इस फॉर्मूला लिखने के बाद सेकंड स्टेप पे क्या करोगे, उसमें जितनी फिजिकल क्वांटिटीज आई हैं उन सबकी वैल्यूज को क्या कर दोगे 1, तो हम फोर्स को क्या कर देंगे 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1 मीटर, ये 1 हो ये 1 हो, और ये पूरा 1 कब होगा, जब कॉस थीटा भी क्या हो जाए 1, और हमारा कॉस थीटा 1 है, मतलब कि जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। 0 डिग्री थीटा का मतलब क्या हो गया कि देखो 0 डिग्री थीटा का मतलब क्या, कि पूरा का पूरा जो फोर्स है ना वो हमारा एक्सर्ट हुआ है, या पूरा का पूरा फोर्स ही बॉडी के जो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो पूरा का पूरा फोर्स आएगा। जैसे मैंने कहा कि ये एक बॉडी है, ठीक, अब इस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से F, और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर की तरफ हो रहा है, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। तो जब थीटा को हमने 0 कर दिया, इसका मतलब कि फोर्स जो है, जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हो रहा है वो फोर्स के ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस केस में थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और हमारा जो वर्क है वो 1 जूल हो जाएगा इस कंडीशन में अगर फोर्स हमारा 1 न्यूटन हो और डिस्प्लेसमेट 1 मीटर हो। तो डिफाइन कैसे करेंगे, कॉपी पे आप लिख लेना इस चीज को, क्योंकि एग्जाम में यूनिट को डिफाइन करने के लिए आपसे पूछा जाता है, जैसे कह दे कि डिफाइन 1 यूनिट ऑफ वर्क या 1 जूल, तो क्या बताओगे, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन by a force of 1 Newton if it displaces a body in the same direction of the application of force by 1 meter। ओके, या हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन जो फोर्स है अगर वो किसी बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे फोर्स के ही डायरेक्शन में, तो उस केस में जो वर्क डन होगा उस फोर्स के द्वारा वो क्या हो जाएगा 1 जूल। तो ये हमारा किसका डेफिनेशन हो गया 1 जूल का। तो ऐसे आपको 1 जूल के लिए याद रखना है, 1 जूल बेसिकली क्या हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1
मीटर। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, ये चीज हो गया। अब जो वर्क है ना, जैसे कि अगर हम बात करें कॉस थीटा की वैल्यू की बात करें, तो जो देखो ये जो कॉस थीटा होता है इसकी 3 वैल्यूज हम मतलब इसके टोटल वैल्यूज को हम 3 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव भी होता है, 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव है कॉस थीटा, अगर पॉजिटिव है मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगी, जो थीटा होगा वो लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। 0 हम 1 से 180 के बीच में बस बात करेंगे। जब 0 कर देंगे तो 0 करते ही क्या हो जाएगा, जैसे ही 0 करेंगे तो cos 0 की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, जैसे ही थीटा 90 डिग्री होगा वर्क डन कितना हो जाएगा 0। जैसे एक केस की बात करते हैं, मान लो कि ये कोई सरफेस है, उस पर कोई बॉडी रखा है, इस बॉडी का मास m है, तो नीचे की तरफ जो इसका वेट लगेगा वो कितना लगेगा mg, और ऊपर की तरफ जो रिएक्शन लगेगा, ओके, वो उसको मैंने r मान लिया। अगर मैं पूछूं कि इस बॉडी के वेट ने कितना वर्क किया, तो कितना वर्क किया, डिस्प्लेसमेंट यहां पे तो हुआ ही नहीं। लेकिन अगर हम इसी एग्जांपल को ऐसे अगर ले लेते हैं कि कोई जैसे कि ये तो मैं बताता भी है कि प्लेटफॉर्म पे एक कुली है, या जैसे कि आप कंसिडर कर लो कि आप अपने सर पे कोई लोड लिए हो, ठीक है, ऐसे सर पे लोड लिए हो। अब उस लोड को होल्ड करने के लिए आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो ऊपर की तरफ, ठीक, ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। आपने उस लोड को होल्ड करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स एक्सर्ट किया उसके वेट के बराबर, और लेके आप उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, ठीक है, ऐसे फोर्स एक्सर्ट किया ऊपर की तरफ और मूव कर रहे हो इधर की तरफ, फोर्स ऐसे मोशन ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री होते ही वर्क कितना हो जाएगा 0। मतलब कि जब कोई किसी प्लेटफॉर्म पे कोई कुली है या कोई भी बॉडी अगर किसी लोड को होल्ड करके अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी, ओके, अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी मतलब क्या कि उसने जो फोर्स एक्सर्ट किया और जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का आएगा तो जो वर्क डन होगा वहां पे वो आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये केस हमें याद रखना है, कई बार पूछ भी लेता है। इसके अलावा और भी कई सारे केस आएंगे जहां पे 0 वर्क की बात की जाएगी, तो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा जो होगा निगेटिव। निगेटिव कब होता है, निगेटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 90 डिग्री। 0 से 180 के रेंज में मैं बस बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अगर एक स्पेशल चीज हमें क्या रखना है, थीटा की वैल्यू जब कितना ले लेते हैं 180 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है -1। मतलब क्या है इसका कि ऐसे कोई बॉडी है उस पे आप फोर्स लगा रहे हो इधर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ, तो एंगल दोनों जस्ट अपोजिट है, दोनों जब जस्ट अपोजिट होंगे तो जो थीटा आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 180 डिग्री, और जो वर्क आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। निगेटिव इनके बीच में लगेगा तब भी होगा वहां पे, ठीक है। लेकिन ये वाला 180 वाला केस क्यों बताया, क्योंकि ये हमारा होगा वो सबसे ज्यादा जो निगेटिव हो सकता है या मिनिमम जो हो सकता है वर्क डन, अगर हम साइन की कंसीडर के अकॉर्डिंग चले तो उसमें आएगा। अभी हम इसको डिस्कस भी करते हैं। पहले तो ये थीटा की वैल्यूज हम याद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले बात करेंगे 0 वर्क के बारे में। 0 वर्क कब कब होगा, तो 0 वर्क का मतलब क्या, अगर हम फोर्स को ही 0 कर दे। पहला केस क्या हो जाएगा कि अगर फोर्स ही एक्सर्ट नहीं किया गया, फोर्स अगर 0 है तो तुरंत वर्क क्या हो जाएगा 0। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब आपने फोर्स तो एक्सर्ट किया है लेकिन बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड पे मैं फोर्स ऐसे एक्सर्ट कर रहा हूं लेकिन ये बोर्ड हमारा डिस्प्लेस नहीं हुआ, या वॉल है, वॉल पे आपने फोर्स एक्सर्ट किया, ठीक, अगर वो डिस्प्लेस नहीं हुआ इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स की वैल्यू कितनी भी हो लेकिन अगर वो बॉडी को डिस्प्लेस नहीं करा पाई तो जो वर्क आएगा यहाँ पे निकल के वो वर्क क्या आ जाएगा 0। तीसरा केस क्या होगा कि फोर्स जो है वो कुछ ना कुछ लगा, बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नॉन जीरो, ओके नंबर। लेकिन यहां पे अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री तो भी हमारा वर्क कितना हो जाएगा 0। ये बात समझ में आ रही है। तो 0 वर्क के लिए ये याद रखना है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है कि राइट द कंडीशंस इन विच वर्क डन बाय अ फोर्स विल बी 0। तो कब कब होगा वर्क डन बाय अ फोर्स, मतलब फोर्स तो हमारा नॉन जीरो हो गया। तो पहला केस क्या हो जाएगा कि इफ देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, ओके, ड्यू टू दैट फोर्स, देन वर्क विल बी 0। और दूसरा केस क्या हो जाएगा कि इफ बॉडी डिस्प्लेसेस
इन और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो उस केस में भी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो वर्क की बात होगी, ठीक। अच्छा, अब जीरो वर्क के बाद तुम्हें एक चीज और याद रखना है, तुमसे यहीं पे पूछ लेता है क्या कि जीरो वर्क तो हो गया, अब यहां पे पूछ लेगा कि किसी गिवन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए, मींस फॉर अ गिवन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा कि F तुम्हारा गिवन है एंड S जो है वो गिवन डिस्प्लेसमेंट, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स और 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों चीजें गिवन है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा दोनों डिफाइंड है, तो उस केस में जो वर्क है वो किस पे डिपेंड कर गया, दोनों के बीच के एंगल पे, थीटा पे डिपेंड कर जाएगा। तो इस केस में आपसे पूछ लेता है कि मैक्सिमम वर्क कब होगा और मिनिमम वर्क कब होगा, ये दो चीजें यहां पे पूछ लेती है। जैसे कि मैंने कहा कि F अमाउंट का फोर्स किसी बॉडी में S अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ओके, तो क्या वर्क हमेशा सेम रहेगा, नहीं रहेगा। किस चीज पे डिपेंड करेगा, दोनों के बीच के एंगल पे। जैसे कि आपने इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट लिया, फोर्स मैंने यहां पे ले लिया, तो कुछ एंगल आया थीटा, ठीक। अब यहां पे जैसे से थीटा बदलेगा कॉस थीटा बदलेगा, सेम अमाउंट का फोर्स मैंने लगाया, अब यहां पे आ गया कुछ और थीटा डैश आ गया, इधर कुछ और लगा दिया, परपेंडिकुलर लगा दिया। तो जैसे जैसे आप चेंज करोगे, किस चीज को चेंज करोगे, फोर्स के एप्लीकेशन के डायरेक्शन को और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को, तो उसको जैसे जैसे आप चेंज करोगे, चेंज करने की वजह से क्या होगा, वर्क भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो किसी गिवन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क किस चीज पे डिपेंड किया, फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच के एंगल पे। ये मैक्सिमम कब होगा, तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, थीटा पे। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने बताया +1। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। और +1 के लिए मैंने क्या बताया, कब हुआ था +1, जब थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी, 0 डिग्री। -1 के लिए अभी किस बताया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी, 180 डिग्री, पाई, ठीक है। 180 आ जाएगा तो मिनिमम, और 0 आ जाएगा तो मैक्सिमम। तो डब्ल्यू मैक्स कब मिलेगा, व्हेन थीटा कितना, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री, तो यहां पे लैंग्वेज का यूज करेंगे कि work done by a given force and displacement will be maximum if that force or if body displaces in the same direction of application of force. It means angle between direction of force and displacement become 0, and we know that cos 0 is 1। तो ये लिखना है, हमें याद रखना है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। और मिनिमम के लिए हमें क्या याद रखना है, when थीटा कितना हो जाए, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 का मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 180 मैंने बताया -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा यहां, तो यहां पे वर्क जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना आ जाएगा, -Fs। और यहां पे क्या आ जाएगा, W = Fs। बात समझ में। अच्छा, ये जो 180 वाला केस है, इसका एग्जांपल कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो एक एग्जांपल सीधा सा आप याद रखो कि ये कोई बॉडी है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। अब इस बॉडी को या किसी बॉडी को आपने लिया और ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, ये बॉडी किधर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, ओके। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो क्या है, डाउनवर्ड। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है। तो यहां पे जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 0। और थीटा के 0 होते ही क्या हो जाएगा, वर्क हमारा निगेटिव हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा। सेम तरीके से एक और एग्जांपल आप याद कर रख सकते हो। मैंने कहा ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे एक बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है, तो जो इस सरफेस, ये जो सरफेस है और ये जो बॉडी है, इन दोनों के कांटेक्ट की वजह से एक आता है फोर्स, आपने पढ़ा भी होगा, जो क्या करते हैं, इसके मोशन को अपोज करता है। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमारा हमेशा मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। तो यहां पे भी थीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, और थीटा के 0 आते ही आपका क्या हो जाएगा, जो वर्क होगा वो हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो ये हमें दो केस याद रखने हैं, किसके लिए, जब हमारा
थीटा की वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। उस केस के लिए हमें दो ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, एक और चीज हम देख लेते हैं। यहां पे जैसे मैंने तुम्हें बता दिया एसआई यूनिट आ गया जूल, सेम तरीके से यहां पे तुम्हें याद रखना है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट जो इसका होता है वो होता है अर्ज। क्या होता है? अर्ज, कुछ लोग अर्ग भी बोलते हैं। तो अर्ग की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अर्ग अगर ले लें तो न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा, डाइन, तो 1 डाइन, और मीटर तो क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, 1 सेंटीमीटर। और सेम तरीके से यहां पे भी जब डिफाइन करेंगे 1 अर्ग को, तो थीटा की वैल्यू को क्या लेके चलेंगे, थीटा की वैल्यू हमें कॉस थीटा को करना होगा 1, मतलब थीटा की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। तो अगर 1 अर्ग को डिफाइन करने के लिए कहेगा तो कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 डाइन का फोर्स बॉडी को अपने डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर रहा होगा। 1 डाइन का फोर्स अगर किसी बॉडी को अपने डायरेक्शन में, मतलब कि फोर्स के ही डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर अगर डिस्प्लेस कर रहा होगा, तो उस केस में जो फोर्स वर्क परफॉर्म करेगा वो इक्वल होगा किसके, 1 अर्ग के। अच्छा, इतनी सारी स्टोरीज के बाद तुमसे एक छोटा सा रिलेशन पूछ लेता है जो बड़ा इजी सा है, और आप लोग तुरंत खुद से चाहो तो निकाल भी सकते हो। क्या पूछ लेता है, रिलेशन आपसे पूछ लेता है किसके बीच में, रिलेशन आपसे पूछ लेगा किसके बीच में, अर्ग और जूल के बीच में। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। देखो, हमें दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हम सीधा से क्या ले लेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू क्या आया था, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। न्यूटन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 5 डायन, सिखाया था पिछली क्लास में, इंटू जब टॉर्क पढ़े थे। और मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा सीधे 10 टू द पावर 7, और ये डाइन सेंटीमीटर, मतलब सीधे क्या लिख दें, अर्ग। तो ये हो जाता है हमारे रिलेशन, क्या आ गया, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि डिराइव रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हो गई। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया। हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया किसके बारे में, वर्क के बारे में। वर्क के लिए हमने क्या बताया कि बेसिकली वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर हमने फॉर्मूला फाइंड किया, क्या निकल के आ गया, एफएस कॉस थीटा। वर्क कितनी चीजों पे डिपेंड किया, तो 3 चीजों पे, किस पे, फोर्स पे, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे, और तीसरा दोनों के डायरेक्शन में, या कह सकते हो आप दोनों के डायरेक्शन के बीच के एंगल पे। फिर हमने बताया कि वर्क कैसी क्वांटिटी, स्केलर। समझने के लिए हमने कॉन्सेप्ट सिखा दिया था वेक्टर वाला, तो ये अगर स्केलर मतलब कि ये प्रोडक्ट होगा डॉट, तो फोर्स को हमने वर्क को क्या बोल दिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट भी बोल दिया। अच्छा, फिर हमने आपको सिखाया कि जो वर्क है उसकी वो कैसी, उसकी एसआई यूनिट आ गई जूल। फिर 1 जूल को हमने कैसे डिफाइन किया, यहाँ पे याद क्या रखना है कि थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, तब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट देगा, वर्क हो जाएगा 1 जूल। ओके, सेम तरीके से मैंने अर्ग बता दिया, सीजीएस यूनिट, रिलेशन निकाल दिया, 10 टू द पावर 7 अर्ग इज इक्वल टू 1 जूल, या 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल। इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ केसेस देखे कि किसी गिवन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होगा वो हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0, मतलब कि बॉडी मूव कर रही होगी या डिस्प्लेस हो रही होगी फोर्स के ही डायरेक्शन में। और मिनिमम कब हो जाएगा, जब बॉडी फोर्स के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट हो रही है। एग्जांपल्स मैंने कुछ यहाँ पे बता दिए कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग vertically upward, then work done by gravitational force on the body will be negative, because there is angle between direction of motion and force will be 180 in this case. दूसरा एग्जांपल मैंने बता दिया, work done by frictional force. ओके, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, या पूछता भी है कि why work done by frictional force is always negative, तो क्या बताओगे रीजन, बिकॉज मोशन frictional force, direction of frictional force is always just opposite to the direction of motion or displacement of the body. तो ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, इतना सब कुछ के बाद मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमें वेक्टर प्रोडक्ट क्यों पढ़ना पड़ा। ओके, इतना सब कुछ के बाद जो मैंने क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछा था, वो फिर से एक बार क्वेश्चन उठा लेते हैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। देखो, मैंने क्या कहा था कि जूल जो है वो किसकी यूनिट, वर्क की, और इसका मतलब क्या, न्यूटन मीटर। जो न्यूटन मीटर है वो क्या है, न्यूटन मीटर। टॉर्क की भी यूनिट,
टॉर्क की भी यूनिट है, तो हम इसकी यूनिट को जूल क्या कह रहे थे, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, तो अब इसका रीजन समझते हैं। ये जो यहां पे जो जूल आ रहा है वो वर्क के केस में हमने लिया, मतलब कि कैसी क्वांटिटी के लिए लिया, स्केलर क्वांटिटी के लिए। और यहां पे जो जूल हम यहां पे जो टॉर्क ले रहे हैं ये भी आ रहा है न्यूटन मीटर, लेकिन ये जो है टॉर्क ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। मतलब कि ये जो यहां टॉर्क के केस में जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, कैसा क्रॉस बना दिया तो कैसा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है। और यहां पे वर्क के केस में क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब बात समझ में आ गई। तो जूल हमारा बस वर्क के केस में ही लिखा जाएगा, अब इसको हम टॉर्क के केस में नहीं लिख सकते। तो ये आईसीएससी में कई बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे बेसिकली आपसे किसके बारे में, पावर के बारे में और एनर्जी के बारे में। जल्दी से इसको स्क्रीन को पॉज करके आप नोट डाउन कर लो पहले। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जाओगे कंसाइज से उठा के एक बार, या जो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा उनको मटेरियल मिल गया होगा ऑक्स एजुकेशन वाले हमारे एप्लीकेशन में, तो वहां से आप बुकलेट को डाउनलोड कर लोगे और उससे आप पढ़ने के बाद जो एचपीक्यू है किसके, फर्स्ट डे के, उसको आप पहले कंप्लीट करोगे। अगर उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली अपने जो कोचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे, या आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर है उस पर भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।